एनडीए के नेता चुने गए मोदी। नीतीश चंद्र बाबू ने किया समर्थन। प्रधानमंत्री बोले एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक। राजनाथ के प्रस्ताव का अमित शाह ने किया अनुमोदन। प्रस्ताव का शाह ने समर्थन किया। इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक। सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को दिया समर्थन। लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से मिले। सांसदों ने किया स्वागत। बोले 2027 में यूपी में बनेगी सरकार। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज होगी सजा। कानपुर में प्लॉट पर बने घर को फूंका था। 5 आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है कोर्ट। यूपी में कल से 3 दिन भीषण गर्मी। 48 डिग्री तक जाएगा पारा। आज 23 जिलों में आंधी बारिश। 17 जिलों में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और सीधा आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये अहम तस्वीरें जहां पर लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। और तीसरे टर्म की सरकार बनाने से पहले लालकृष्ण आडवाणी से ये खास मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे नया दायित्व देने के लिए आप सभी का आभार। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। और आज की बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won
wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। और अब सीधा आपको आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहने सुनाते हैं। देश में किसी स्कूल का, ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर का जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं, किसी भी स्कूल का या किसी कोचिंग सेंटर का इतना शानदार सक्सेस और इतना शानदार सक्सेस का परसेंटेज नहीं रहा होगा जितना दिल्ली सरकार के डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का रहा है। हमारे 12 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं जहां पे स्टेम की स्ट्रीम में मेडिकल के लिए स्टूडेंट तैयारी करते हैं। उसमें से 6 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका 100% रिजल्ट आया है, यानी जितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है उतने ही बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैं इन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। और मैं खासकर बधाई देना चाहती हूं और धन्यवाद कहना चाहती हूं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिनके नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी शिक्षा क्रांति आई है कि गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पा रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं। 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे IIT का एग्जाम क्लियर करेंगे, JEE का एग्जाम क्लियर करेंगे, नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन अब 1414 बच्चों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, गरीब परिवारों के बच्चों ने मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया है और आने वाले सालों में ये देश भर में बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, दिल्ली का भी नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार को एक बेहतरीन भविष्य देंगे। दिल्ली के जहां पर मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी से खास मुलाकात की और अब बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता
मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं जब नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और वहीं दूसरी ओर मुरली मनोहर जोशी के आवास पर भी जाकर मुलाकात होगी। तो मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के दौरान की तस्वीर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आपने राजस्थान रोड पे छह राजस्थान रोड भेजे थे ना? हेलो, 6 राजस्थान रोड बोला था आपने, जहाँ पीएम आ रहा है। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी से एक मुलाकात, वहीं दूसरी ओर मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देश में नई केंद्र सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इसी बीच इंडिया और एनडीए ब्लॉक की बैठकों का देखिए दौर भी जारी है। और आडवाणी के घर पहुंचे, बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। और कुछ देर पहले लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई थी, और ये तस्वीरें मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर की हैं, जहां प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उनके काफिले की तस्वीर है। तो देखिए, बीजेपी के सीनियर लीडर्स से मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार पहुंच रहे हैं। पहले वो लालकृष्ण आडवाणी जी के पास पहुंचे, और अब मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए उनका काफिला पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी की हार पर साध्वी प्राची का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। घर में बहुत आहत है, सब लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, दुखी है, आहत है। लेकिन हाँ, हमारा वोट का जो परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ, उतना ही है। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा करके, वोट जो हमारा पहले था परसेंटेज, अब भैया उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी घटती जा रही है। फिर भी हमारा वोट का जो परसेंटेज है वो बराबर है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे देश लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कई पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता, सांसद, पूर्व विधायक, पार्षद समेत कई लोग पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के कई पदाधिकारी अपने अपने तरीके से स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे, और पार्टी के एजेंडों को लेकर भी कार्यालय में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुल्तानपुर से नवनिर्वाचित सांसद रामभुआल निषाद भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। समस्या थी, मुद्दा था कि लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, सांसद के द्वारा कोई जनहित के काम नहीं होते, थाने पर उत्पीड़न होता, कोई सुनवाई नहीं होती, जनता अपनी समस्या लेकर जाते थे तो वहाँ के सांसद ये कहकर भगा देती थी
कि लिख कर लेके आओ और मुंह से कुछ न बोले। वहाँ अनपढ़ लोग भी पहुंच जाते थे तो अपनी समस्या कैसे लिख के देते थे। तमाम घोर उपेक्षाओं के बाद लोगों ने सोचा कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने विकल्प भेजा है तो इसको देखा जाए और वहाँ जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कितना ज्यादा कठिन था आपको मिलता? कोई कठिन नहीं था। हम योगी आदित्यनाथ से चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री जो है उनसे चुनाव लड़े। हमको कोई कठिन नहीं लग रहा था, हमको पता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने के लिए पार्टी के कई पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं विजयलाल यादव जी, जो भोजपुरी गायक भी हैं। विजयलाल जी, किस तरीके अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे? अब चूंकि लोकसभा चुनाव बीत चुका है, आप धर्मेंद्र यादव के पक्ष में आप देख रहे थे कि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, वहां से जीत भी मिल चुकी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी हमें देख रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। पूरे प्रदेश के शानदार साथियों, नौजवानों का विजयलाल यादव इस्तेकबाल करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जंग, आप लोगों का जोश, जो ये मैंने कहा था हर चुनाव में और मैं हर मंच पर कहा था कि रोटी न पलटी गई तो जल जाती है, सरकार न बदला गया तो उन्मादी हो जाती है। आप लोगों ने घमंड और उन्माद तोड़ दिया है और जो आप लोगों ने मैंडेट दिया है हमारी समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, इसके लिए सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा। अब आप पत्रकार महोदय का सवाल है कि आजमगढ़ के चुनाव के विषय में कुछ कहूँ, कहने को कुछ बचा नहीं है महोदय। आजमगढ़ में एक एक बच्चा एक एक वोटर था, वोटर नहीं था, जिसका नाम अब हमारे घर में ये लोग शाम दाम दंड भेद कुछ छोड़े नहीं है। मेरे घर में 9 वोट 9 वोट मेरे घर में, मेरे घर का वोट काट दिया गया है। ये कुछ छोड़े नहीं है कि मैं कैसे फिर से सत्ता हथिया लूं, लेकिन जनता ने लड़ करके, जीता करके, इनको हरा करके और इनकी औकात बता दिया। ये तीसरी बार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े थे तो भी मैंने इस परीक्षा से मैं पास था। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी लड़े थे तो भी इस परीक्षा में पास था। फिर इस चुनाव में पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा धर्मेंद्र यादव जी के सामने मैंने सीना खोल के खड़ा था कि आप घबराइएगा मत, हम हैं। मतभेद नहीं होता है कि भाई के खिलाफ है? बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सब वो बातचीत है हमका, लेकिन मतभेद है हमारा आपका मतभेद। तो ये थे हमारे साथ विजयलाल यादव जी, जो निरहुआ के सगे बड़े भाई हैं और आजमगढ़ से जिस तरीके निरहुआ ने भाजपा की सीट पे सांसदीय चुनाव लड़ा था और वो वहां से हार गए थे और इनके ही सगे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव के पक्ष में खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से जीत हासिल की है। अब वो पार्टी कार्यालय आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और तमाम ऑन पदाधिकारी भी मुलाकात करेंगे। जरूर ये देखा जा सकता है कि इस बैठक में जरूर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और बड़े चेहरों के नाम आने के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का काफिला उनके घर से सीधे निकल करके समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेगा और सीधे सीधे आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरीके पूरा काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच में अखिलेश यादव इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, जो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ के, अलग अलग तरह के, उनसे मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव को सीधे आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जनता का, पार्टी कार्यकर्ताओं का और मीडिया को अभिवादन किया है। हाथ हिला करके उनके सामने अपनी तस्वीरें एक साफ तौर से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जाते हुए अखिलेश यादव की ये तस्वीरें हैं जो भारी सुरक्षा के बीच में पार्टी कार्यालय पहुंचे और तमाम पदाधिकारियों से और जो सांसद जो जीते हैं इस लोकसभा चुनाव में उनसे मुलाकात करेंगे और अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद हैं। तो बड़ी बैठक एक अंदर सपा कार्यालय के अंदर होने जा रही है और जरूर देखा जा सकता है कि इसमें अखिलेश यादव अपना जो जीत का मंत्र है वो जरूर देखने को मिलेगा और जरूर अपने सांसदों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रणनीति को कायम करना है और किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में काबिज होना है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। और सपा नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। सुल्तानपुर की बहुत समस्या थी, मुद्दा था
कि लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, सांसद के द्वारा कोई जनहित के काम नहीं होते, थाने पर उत्पीड़न होता, कोई सुनवाई नहीं होती, जनता अपनी समस्या लेकर जाते थे तो वहाँ के सांसद ये कहकर भगा देती थी कि लिख कर लेके आओ और मुंह से कुछ न बोले। वहाँ अनपढ़ लोग भी पहुँच जाते थे तो अपनी समस्या कैसे लिख के देते थे। तमाम घोर उपेक्षाओं के बाद लोगों ने सोचा कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने विकल्प भेजा है तो इसको देखा जाए और वहाँ जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कितना ज़्यादा कठिन था आपको मिलता? कोई कठिन नहीं था। हम योगी आदित्यनाथ से चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री जो हैं उससे चुनाव लड़े, हमको कोई कठिन नहीं लग रहा था, हमको पता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब तो आचार संहिता भी हट गई है, विकास कार्यों को लेकर के कोई एजेंडा? विकास का वो सारी चीज़ें होंगे जो जनता के लिए लाभदायक होगा। सभी वर्ग के, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सांसद हमारी पार्टी में न जीता। और फिर जीत के तो देख ही लिया, लखनऊ की सीट तो अगर हम लोगों ने नहीं समय नहीं मिला। अच्छा, तो इस तरीके से देखिए बनारस में भी देख लीजिए कितना पीछे रहे। सर, क्या ईवीएम पे अभी भी कोई सवाल है कि अगर ईवीएम में अभी भी लग रहा है कि कोई दिक्कत थी, अगर नहीं होती शायद और अच्छे परिणाम हो सकते थे? देखिए ये तो हाँ, देखिए और ट्रेनिंग देना पड़ेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो ऐसे बेईमानी को तो रोकना ही पड़ेगा। रोका भी है, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने रोका है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना पड़ेगी। इस बेईमानी को रोकने के लिए बहुत कुछ ट्रेनिंग देना। आप लोगों को सर ये अपील काम दिया कि आप लोगों ने कहा था कि शाम तक डटे रहें, सर्टिफिकेट लेकर ही लौटे, क्या ये काम दिया ये अपील? हाँ, ये तो खैर दिया है, कोशिश तो बहुत करी गई लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा हुआ है। बिजनौर लोकसभा सीट से रालोद के नवनिर्वाचित सांसद चंदन चौहान का बिजनौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए चंदन चौहान ने कहा कि वो बाहर के नहीं है, जनता के बीच के हैं, जनता उन्हें हर समय साथ पाएगी। अगले 150 दिन तक वो जनता के द्वार पर जाने का अभियान करेंगे। जहां वोट मांगने नहीं जा सके वहां भी लोगों की समस्या जानने के लिए जरूर जाएंगे और जल्दी ही बिजनौर में सांसद आवास मिलेगा, उसमें सांसद बैठा मिलेगा। बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। देखिए, वजह सम्मानित बिजनौर लोकसभा के मतदाताओं ने बहुत सम्मान राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को इस चुनाव में देने का काम किया। आज उसी क्रम में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर ऐतिहासिक स्वागत, प्यार, आशीर्वाद और किस रूप से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां चलें जो आने वाले विकसित भारत और हमारा विकसित बिजनौर बने। कौशाम्बी जिले के कोखराज कोतवाली के भरवारी कस्बे में एक महिला के पति की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। वहीं महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद अधिकारी नौकरी और ग्रेच्युटी के भुगतान के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। महिला का आरोप है कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसे न नौकरी दी जा रही है, न ग्रेच्युटी भुगतान कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चे भूखे मर रहे हैं। महिला ने तांगा का आत्महत्या की धमकी दी तो प्रशासन ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। पशुपालन में हुई, पशु विभाग में ड्यूटी करते थे, वहीं पास सर खाना वाना खा के अंदर गए, वहाँ पास बोले हम जा रहे सोने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, गए सोने। मैं सुबह उठी, बिटिया बोली जा रहे पापा के पास, देखे तो पता चला उनके पापा मतलब एक्सपायर हो चुके थे। चिल्ला के रोई, पूरा मोहल्ला वाले आए, तब जाके उनको उठाए, देखें कुछ दिन भी पुलिस आ गई, देखभाल की पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली गई। उस तारीख उसके दूसरे दिन से वहाँ मतलब ऑफिस से लेटर आने लगा कि ये कागज बनवा वो बनवा। जब से मैं बनवाती गई, आज भी इतना कागज़ बनवा ली, लेकिन विकास भवन वाले AK सागर, राजेंद्र बाबू, नगेंद्र बाबू जितने सब लोग मुझे इतना परेशान करे। जब सारा कागज़ बन गया लेकिन ज़बरदस्ती मुझको परेशान कर रहे हैं। 2.5 लाख ले चुके हैं, 2.5 लाख अभी और मांग रहे हैं।
अयोध्या में भाजपा की हार क्या हुई कि अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है अयोध्या वासी बेशर्म हो गए हैं, तो कोई कह रहा है कि अयोध्या जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन खरीदारी मत कीजिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक टिप्पणी ये भी है कि राम मंदिर बनने के बाद भी ये जैसे परिणाम आए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हिंदुओं ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद बनाने की सजा दी थी, तो नरेंद्र मोदी को राम मंदिर बनवाने की। वहीं गाजियाबाद के दक्ष चौधरी ने भी अयोध्या वासियों पर वीडियो बनाकर अभद्र टिप्पणी की, जिससे आहत होकर भाजपा महिला मोर्चा के नेता लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर डाली है। आज आप अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो शायद यही विषय है कि जो है आज जो टिप्पणी की यदि आप बात कर रहे हैं तो टिप्पणियां आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अयोध्या को पूरी तरह से गाली दी जा रही है। अयोध्या एक इतनी पुण्य स्थली है, हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली है। यहाँ पे अयोध्या के लोगों को गाली दी जा रही है, अयोध्या की जनता को गाली दी जा रही है, ऋषि मुनियों को गाली दी जा रही है, हमारे संतों को गाली दी जा रही है, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो अयोध्या के लिए पूजनीय है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। हाँ जी, मैंने नगर कोतवाली दिया हुआ है और ऑनलाइन जितनी भी साइडें हैं मैंने वहाँ सब लोग ऑनलाइन FIR करवाने की कोशिश की है। अब कहाँ तक हुआ है ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, यदि वो असली सच्चे और अच्छे राम भक्त हैं तो राम भक्तों को गाली ना दें, क्योंकि ये अयोध्या भी राम भक्तों की ही है, राम भक्त ही हैं हम सब। स्वच्छता इंदौर की पहचान है और वैसे ही स्वादिष्ट पोहे भी इंदौर की ही पहचान है। आज इंदौर के राजवाड़ पर विश्व पोहा दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला सहित शहर के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पोहा खाकर पोहा दिवस मनाया है। अपनी सामान की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करना है। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी है। वैसे तो पोहा बड़ा फेमस है और हमने 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाकर सारे देश में पोहे लोग खाएं। जब आप पोहा दिवस मनाएंगे, सारा देश पोहे खाएगा, तो हमारे उज्जैन में जो लोग पोहे का निर्माण करते हैं, मिल है जिनकी, उनका मार्केट बढ़ेगा। और पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब ये जो आ रहे हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला उम्मीदवारों ने भी फिर से अपना दम दिखाया है। इस बार 74 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची। हालांकि 2019 में आंकड़ा 78 का था और पश्चिम बंगाल ने 11 महिला उम्मीदवारों को लोकसभा भेजा है। इस लोकसभा चुनाव में कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। उसके बाद कांग्रेस ने 41 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला उम्मीदवारों ने भी फिर से अपना दम दिखाया है। इस बार 74 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। हालांकि 2019 में ये आंकड़ा 78 का था। पश्चिम बंगाल ने 11 महिला उम्मीदवारों को लोकसभा भेजा है। इस लोकसभा चुनाव में कुल 997 महिला उम्मीदवारों ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। उसके बाद कांग्रेस ने 41 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जीतने वाली 74 महिलाओं में कुछ महिला उम्मीदवार पहली बार संसद पहुंचेंगी तो कुछ दूसरी या तीसरी बार। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूं वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूं कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है,
उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है। It's a kind of reward for our work as a MP and as a India Alliance. There are ministers, district secretaries, party functionaries within the party, and at large it's a mandate for Rahul ji to become a PM and a mandate for the good governance led of Tamil Nadu led by Honorable Chief Minister. So it's all together actually we all again re-elected with a massive margin. I would like to thank people of Karur again treat me like their own daughter. समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव, जिन्होंने मुकाबले में बीजेपी के जयवीर सिंह को हराकर मैनपुरी लोकसभा सीट जीती, डिम्पल ने उन पर भरोसा जताने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। मैनपुरी के सभी लोगों को जिन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को और जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज मैनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। हमेशा मैनपुरी सकारात्मक राजनीति को चुनते आई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये अपनी बात दोहराती हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी कि मैनपुरी का विकास कैसे हो। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये पहला आम चुनाव है। हालांकि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वे सभी हार गए। वहीं इतिहास की बात करें तो देश की पहली और दूसरी लोकसभा में 24 महिला सांसद थीं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए को जेडीयू का बिना शर्त समर्थन होगा। और ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जेडीयू का बिना शर्त समर्थन होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगियों ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना को रद्द कर देंगे। 1 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर अग्निपथ योजना पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी, ताकि शहीद सैनिकों के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे पर भेदभाव न हो। अपनी प्रचार रैलियों में भी राहुल गांधी ने कई बार अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि इस योजना से शहीदों की 2 कैटेगरी बन गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि इस योजना को लागू करना बड़ी गलती थी। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से जीते कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग का समर्थन किया है। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है, भारत की सेना के साथ गद्दारी है और प्रधानमंत्री जी को पहले ही इस योजना को रद्द करके जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी वैसे ही करना चाहिए था। ये तो गलत योजना अग्निवीर सारा देश जानता है, तो इसमें तो जेडीयू ने जो बात कही है कि अग्निवीर गलत है तो गलत ही है, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, पूरा देश इस बात को जानता है। मोदी सरकार ने जून 2022 में तीनों सेवाओं में जवानों की उम्र कम करने के मकसद से अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी थी। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का नियम है। साथ ही कुल भर्ती अग्निवीरों में से 25% 15 साल के लिए रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाना बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था। सियासी जानकार ये कहते हैं कि ये मुद्दा ही अयोध्या में उसके काम नहीं आया। फैजाबाद सीट से 2 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को मुंह की खानी पड़ी। मंदिरों का शहर अयोध्या इस सीट का हिस्सा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने हार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाना बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था। सियासी जानकार कहते हैं कि ये मुद्दा ही अयोध्या में उसके काम नहीं आया। फैजाबाद सीट से 2 बार सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को मुंह की खानी पड़ी। मंदिरों का शहर अयोध्या इसी सीट का हिस्सा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने हार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। मैं बता रहा हूं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बयान दिए कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के जमाने में पड़ती थी, अब भाजपा बहुत मजबूत है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, यह भी एक बयान कारण है कम सीट आने का। जो आरएसएस की उपेक्षा हुई, हिंदू संगठनों की उपेक्षा हुई। हिंदू संगठन जो है ये दिन रात प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से भाजपा के लिए। आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, अगर आरएसएस कट गई तो भाजपा का वजूद नहीं बचेगा। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर चर्चा ज्यादा ही हो रही है। 2019 में 62 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को सिर्फ 33 सीट मिली है। और भाजपा की जो सीटें कम हुई है उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है कि भाजपा के नेता एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए थे। इसलिए हार के कारणों की समीक्षा हो, जो भीतर घात हुआ हो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। केवल एक तरफा अयोध्या वासियों को गाली न दी जाए। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई थी। इसके बावजूद बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। वहीं अयोध्या के लोगों के मुताबिक बीजेपी की हार की वजह गांवों के वोटरों का गुस्सा था। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से वहां रह रहे लोगों को परेशानी हुई। श्रद्धालुओं के लिए गलियारे बनाने और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ा गया था। ऐसे कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा तक नहीं मिला। सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के तौर पर उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सर, राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से आप एक्सपेंड करेंगे? क्या ऐसा कोई विचार है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इसी वजह से विपक्ष को बहुत सारी सीटें जीतने में विपक्ष कामयाब हुआ, क्योंकि हम बहुत कम सीटों पे लड़े। यूपी में हम 2 सीटों पे लड़े, जहां एक दूसरी सीट पे हम 80,000 से ज्यादा मत लेके आए और हमने अंतिम समय पे निर्णय लिया चुनाव लड़ने का। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और लोग कहेंगे जैसे हम नगीना में हमें आशीर्वाद दिया ऐसे और जगह पे भी दे, जिससे कि उनकी लड़ाई को मजबूत किया जा सके। बहुजन समाज की जो राजनीति थी, मायावती उसकी पहले नेता हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी सीटें जो है वो 0 हो गई। आप जो है एक नए चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। मायावती जी हमारी बड़ी हैं, हमारी नेता हैं और जो उनका अधूरा काम रह गया वो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरा करना। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी के सपने बहुत अधूरे हैं। सर, मोदी सरकार की जो सीटें थी पिछली बार, बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा थी, इस बार उसमें काफी कमी आई है, क्या कहेंगे इस बार? घमंड और अहंकार किसी का नहीं रहता। जनता के सामने ये लोकतंत्र है, जनमत का सम्मान कीजिए। कई बार भाजपा ने जनमत का सम्मान नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तोड़ जोड़ की राजनीति से नुकसान हुआ, लोगों का विश्वास कम हुआ।
तो भीम आर्मी के प्रमुख आप चंद्रशेखर आजाद को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जारी है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद कई श्रद्धालु गर्मी से बचने के लिए राम की पेड़ी घाट पर सरयू नदी के किनारे डुबकी लगाते दिखे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जारी है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद कई श्रद्धालु गर्मी से बचने के लिए राम की पेड़ी घाट पर सरयू नदी में डुबकी लगाते दिखे। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। एक तो दर्शन करके हम लोग भाग्यशाली मानते हैं रामलला का, क्योंकि इतने सालों बाद आए और ऊपर से इतनी गर्मी में हमें राहत भी मिल रही है सरयू नदी में नहाकर। कुछ साल पहले ही इन घाटों को नया भव्य रूप दिया गया है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएं और सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा सकें। हम सरयू नदी में आए हैं, राम भगवान के दर्शन किया, अच्छा लगा। अब अभी ठंडक के लिए स्नान करने आए हैं, थोड़ा अच्छा पुण्य मिले, इसकी वजह से न गर्मी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू के हालात अभी अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेंगे। राजस्थान में भयंकर लू चल रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जादवपुर के सरकारी अस्पताल में गुरुवार को कई मरीज लाइन में दिखे हैं। राजस्थान में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है और अस्पताल के मरीजों ने इलाज के लिए खास व्यवस्था की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भयंकर लू चल रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में गुरुवार को कई मरीज लाइन में लगे दिखे। राजस्थान में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है और अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए खास व्यवस्था की है। लू और तापघात को देखते हुए हम लोग हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी हमने व्यवस्थाएं की है। इसमें हमने 4 बेड तो लू तापघात के मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं और कूलर, पंखे की पूरी व्यवस्था है। ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर लोगों को धूप से बचने और ज्यादा पानी और ORS पीने की सलाह दे रहे हैं। हिदायत तो हम ये दे रहे हैं कि गर्मी से वो बचाव रखें पहला तो। उसके अलावा यदि उनको आवश्यक रूप से निकलना पड़े तो वो सिर ढक करके और पतले हल्के रंग के कपड़े पहने और पानी की पर्याप्त वो साथ में रखें और कोई दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक और ये है वो उनको अवॉइड करें। और उसके अलावा ORS के पैकेट है जो हम दे रहे हैं वो उनको 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके उनको पीना है। उत्तर मध्य भारत के कई शहर लू की चपेट में हैं। केंद्र ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आग और बिजली के संबंधित सुरक्षा उपायों को करने की सलाह दी है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और हीट स्ट्रोक रूम बनाने के लिए कहा है। अंबाला में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर नालों की सफाई पर नगर निगम व सरकार को घेरा और नारियल फोड़ खुद नालों की सफाई की है। इस दौरान कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह व आम लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने टेंडर होने के बावजूद सफाई न होने पर सवाल उठाए और कहा कि इसी लापरवाही के चलते अंबाला ने पिछले साल बाढ़ झेली थी। बता दें कि अंबाला ने पिछले साल बाढ़ की मार झेली थी, जिसके चलते नालों की सफाई समय पर व पूरी तरह से न होना था। इस बार नालों की सफाई का टेंडर होने के बावजूद नालों की सफाई शुरू नहीं हुई। देखिए, मैं ये जो युवा है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सरकार तो कुछ करनी है हमारी, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। आपने लास्ट समय भी देखा होगा कि हमारा सेक्टर 9 बिल्कुल पानी में डूब गया था और अभी यही हालात बने हुए हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारा MC है, MC तो हमारे घर चलो लापता है, उनका पता ही नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और ये जो हमारा विधायक जी हैं, ये तो श्रेष्ठ विधायक तो बन गए हैं, लेकिन कागजों में है, काम में पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बलदेव नगर में इतना बुरा हाल है, हाल तो वैसे पूरे शहर का ही बुरा है, लेकिन स्पेशली बलदेव नगर
क्योंकि बलदेव नगर कैंप है, रिफ्यूजियों ने बसाया हुआ एक नगर है हमारा। वहाँ आप देखें इस नाले की निकासी के कारण इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। पीछे बाढ़ आई, 4-4 फुट पानी, 4-4 फुट पानी 2-2 दिन लोगों के घरों में रहा। देखिए, मानसून दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान में और हमारा अम्बाला शहर बाढ़ पीड़ित होता है हर साल। इसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि नालों की सफाई का टेंडर तो करती है सरकार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मगर इसकी सफाई कभी होती है। आप ये नाला देख सकते हैं, अब मानसून आने में 10-15 दिन बाकी है, मगर ये अभी तक इनकी सफाई शुरू नहीं। कागजों में टेंडर हो चुका है, पैसे भी लोगों ठेकेदारों के पास चले जाएंगे। पिछली बार कम से कम 15 दिन यहाँ पानी खड़ा हुआ है इस बार। सर ऐसा देखो, आपको दिख ही रहा होगा कि नाले इतने भरे पड़े हैं। आज मानसून सिर के ऊपर आ गया हरियाणा के। पिछली बार अम्बाड़ा में इतना बुरा हाल हुआ बाढ़ की वजह से, फिर भी इस बार भी इन्होंने कोई नाले की सफाई नहीं करी, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं देख रहे। कैसी लापरवाही ये सरकार कर रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये विधायक जी हैं जो हमारे, उन्होंने अभी तक एक भी कोई शहर के अंदर वर्क ऑर्डर, इतना 3 दिन हो गया आज वर्क ऑर्डर हुए को। वर्क ऑर्डर 3 दिन कागजों पे तो स्टार्ट हो गया। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के हार के बाद हरकत में आए सीएम। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी ने अचानक बुलाई अधिकारियों की बैठक। तो सीएम योगी की ओर से अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने ली अहम बैठक। तो 10 जून तक सुधारने का दिया अल्टीमेटम। 19 विभागों की अहम बैठक, सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 10 जून के बाद होगा व्यापक फेरबदल। तो देखिए, नतीजों में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला और सबके बाद अब बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। और 19 विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई। और 10 जून तक दिया अल्टीमेटम, सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 10 जून के बाद व्यापक फेरबदल होने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, बीजेपी की हार के बाद हरकत में आए सीएम। लखनऊ से बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने अचानक बुलाई अधिकारियों की बैठक। तो सीएम योगी ने अचानक अधिकारियों की बैठक बुलाई। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने बैठक ली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बैठक में अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। दस जून तक सुधरने का दिया अल्टीमेटम। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां 19 विभागों के अफसरों की बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। यमुनानगर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने डीसी ऑफिस में जमकर हंगामा किया है और जिसमें संपत्ति की टुकड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर होने की समस्या पर जिलायुक्त से मुलाकात की है। डीसी ऑफिस में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सभी प्रमुख सदस्य और शहर के सभी प्रभावित प्रार्थी उपस्थित थे। प्रार्थी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, रहन सहन और बीमारी के इलाज के लिए बेचने के लिए मजबूर हैं।
यमुनानगर के छोटे मॉडल टाउन के रहने वाले 24 वर्षीय की अभी कुछ दिन पहले लव मैरिज हुई थी। हालांकि शादी के बाद लड़के पक्ष की सहमति भी बन गई थी, लेकिन इस बीच शिवम की पत्नी ने महिला थाने में शिवम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। शिवम ने, आपको बता दें कि शिवम ने मौत से पहले एक वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि शिवम के ससुराल वालों के कहने पर ही उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी। शिवम के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लड़की पक्ष में उसे घर बुलाया और उससे मारपीट भी की, जिससे आहत होकर कल उसने जहरीला पदार्थ निकल कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो भी जारी किया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे के साथ तो कोई बात नहीं कह रहा, मम्मा बस मेरे को बचा लेना, इनके चक्कर में मैं मर रहा हूँ। मेरे को इन्होंने बहुत प्रेशराइज कर रखा है कि तू, वो लड़की चली गई है तेरे को छोड़ के, तू उसको छोड़ के चला गया है, जब तो खत्म कर दे, दोनों की बातें खत्म करवा दो। हमने नहीं भेजना उस लड़की को, हमारे को भी धक्के मार के उनके घर से बाहर निकाल दिया। मेरा तो लड़का कमाने वाला यही था और तो मेरा कोई है ही नहीं, ना सिर पे घर वाला है ना कुछ है। बच्चे 2 थे, एक लड़का वैसे ही छोटा है, उसके बाद लड़की है मेरी अभी छोटी। तो लड़का तो चला गया, वो कमाने वाला वही था और तो कोई है भी नहीं मेरे सिर पे। चाचा चाची के सिर पे कितना को कर लेंगे, नहीं बस हम डेड बॉडी को तब उठाएंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। बात ये हुई थी, पहले इनका 8 साल से फेयर चल रहा था, ठीक है। फेयर के अंदर इसकी माँ ने 2-3 बारी कंप्लेंट करी पहले थाने में, सिटी थाने में, ठीक है। सिटी थाने में हम गए, वहाँ पर बातचीत हुई, हर बारी बातचीत होकर हम आ जाते थे। चौथी बारी फिर इन्होंने कंप्लेंट करी वहाँ पर जाके कि लड़की ने कहा कि वहाँ पर महिला थे को कि मेरे को शादी करनी है इसके साथ, ठीक है। वहाँ पर जाके सब कुछ हो गया। फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज करी भाग के। कोर्ट मैरिज के बाद यहाँ पर रही, हम फेरा पाने भी गए। फेरा पाने के बाद घर पे जब आना जाना लगा रहा तो उसकी माँ ने उसको घर पे रोक के, ठीक है, उसको मारा पिटा। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी, बीजेपी की हार के बाद हरकत में आए सीएम। बीजेपी की हार के बाद हरकत में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने अचानक ही अधिकारियों की बैठक बुलाई है और सचिवालय में मुख्यमंत्री ने ली बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दे दिया है। हमारे साथ में बातचीत के लिए सलाहकार संपादक केवक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सिंह साहब, उत्तर प्रदेश ने सभी को चौंका दिया नतीजों से। जो नतीजे थे उसकी उम्मीद बीजेपी ने तो कभी भी नहीं की थी और ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद समाजवादी पार्टी को भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी को झटका बड़ा लगा और जिसके बाद अब उसके असर या साइड इफेक्ट कहले देखने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सख्त हो गए, अधिकारियों को बुला लिया गया है। देखिए गरिमा, जैसा आप जानती हैं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 64 सीटों पे अपनी विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार 5 साल के बाद जब 2 साल पूरे हो गए दूसरी रिजीम में, तो इनके जो लोकसभा के चुनाव केवल आधे पे यानी 33 सीटें ही ये ले पाए हैं। इससे मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा और उन्होंने एक दूसरी बात ये हुई कि बीच में बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने की पेशकश थी। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और हालांकि अभी पेशकश की है भी, इस्तीफे के बारे में भी कोई निर्णय उनकी हाईकमान ने नहीं लिया कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए नहीं किया जाए, पेशकश की है। तो मुख्यमंत्री भी हरकत में आ गए। 19 विभागों के सारे प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव को बुलाया और एक लिस्ट दी कि इनके पास कौन कौन सा विभाग है और इधर 2 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, किसका काम कितना पेंडिंग रहा, पूरा डिटेल मंगवाया गया। तब मुख्यमंत्री ने हर प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव को सीधे कह दिया है कि आपके कामों से की समीक्षा 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी और 10 तारीख को दोबारा बैठक ली जाएगी। जिन अफसरों को जो 19 विभागों की जो लिस्ट उनको सौंपी गई थी, जिन अफसरों को ने अपने काम में सुधार नहीं किया है तो हफ्ते भर में सुधार कर ले, अन्यथा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उन्हें उन विभागों से बाहर कर दिया जाएगा। तो 11 तारीख के बाद एक भारी हेरफेर होने की संभावना है। इससे सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। जितनी ब्यूरोक्रेसी है सब आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं। अब विभाग से तोड़ना पड़ेगा, अपने विभाग में जाने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सभी को अल्टीमेटम दे दिया है। 10 जून के बाद व्यापक फेरबदल भी संभव है। तो देखिए, साफ तौर पर बड़े असर जो है वो देखने को मिलने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे थे और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बताते हैं। इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर, विधायक इरफान सोलंकी को सजा पर आज फैसला। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में न्यायाधीश सुना सकते हैं बड़ा फैसला। तो कुछ ही देर में न्यायाधीश फैसला सुना सकते हैं। पुलिस सुरक्षा में भाई रिजवान को भी कोर्ट लाया गया है। तो इरफान सोलंकी को आज सजा सुनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधायक इरफान की पेशी भी होगी। कौस्तुभ
हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके। कौस्तुभ, आज इरफान सोलंकी के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज पूरे मामले में जिसको लेकर वो जेल में है, इस पर आज सजा का ऐलान किया जाना है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एमपी एमएलए कोर्ट जाजों आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी को शाम तक सजा सुनाएगी। इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे। उनके भाई रिजवान, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को कानपुर कोर्ट लाया गया है। अगर बात की जाए अभियोजन पक्ष की, तो अभियोजन पक्ष ने कहा है अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने कहा है कि केडीए से जिस प्लाट की बात हो रही है, वो प्लॉट जो है केडीए से खरीदा गया था, आगजनी के सबूत नहीं है, कम से कम सजा दी जाए। अगर फैसले की बात की जाए तो देर शाम तक फैसला आने की उम्मीद है। फैसले को देखते हुए कोर्ट की जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। इरफान सोलंकी के जो समर्थक है कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने बीती 3 जून को सभी को दोषी करार दिया था। जी बिल्कुल, यानी इंतजार होगा कि आखिर क्या कुछ सजा इरफान सोलंकी या उनके साथ के लोगों को मिलती है। कौस्तुभ, कितना और वक्त है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट, जैसा आपने बताया कि कोर्ट पहुंच चुके हैं उनके जो भाई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें इसमें एक प्रमुख बात है कि आईपीसी की धारा 436 के तहत सजा होनी है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद हो सकती है। तो इरफान सोलंकी की विधायकी जाना तो तय माना जा रहा है। बिल्कुल, देखना होगा कि आखिर क्या विधायकी बचती है या फिर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका कौस्तुभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कुछ ही देर में न्यायाधीश अपना फैसला सुना सकते हैं, सजा का ऐलान किया जाएगा और पुलिस सुरक्षा में भाई रिजवान को कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला सामने आएगा। बड़ी जानकारी कानपुर से, विधायक इरफान सोलंकी की सजा पर आज फैसला सामने आ जाएगा। पुलिस सुरक्षा में भाई रिजवान को कोर्ट लाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं और कुछ ही देर में सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।